is placed in electric field intensity clear है स्टेप Yes. P1 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन पहले Right. और E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा K into 2p by r cube. 2p1 by r cube so we can say potential energy of P2 in electric field E1 ठीक है ये स्टेप P2 और E1 में एंगल कितना बन रहा है 0. तो ये क्या आ गया मतलब -P2 क्लियर है यहां तक क्लियर है सबको Yes, sir. as electrostatic force is conservative तो फोर्स का फॉर्मूला फिर Minus du by dr. minus du by dr minus of इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 by r क्यूब की 2k p1 p2 तो कांस्टेंट है माइनस माइनस कैंसिल हो गया R. R4 नीचे प्लस R. r raised to power -3 के डिफरेंशिएशन यही आएगी Yes. r raised to power -3 so this is -3 r raised to power -4 clear Yes. तो 4 में आ गई मतलब अगर मैं डिस्टेंस को डबल करता हूं तो फोर्स बिकम्स 1 by 16 times. 1 by 16 times. proportionality is 1 by r raised to power 4 1 by r square is for point charges और नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है Direction opposite to dipole. ओ Similar attractive. negative force is attractive in nature negative force is attractive in nature so negative sign signifies that force is attractive in nature Sir, हाँ जी सर इसमें वो du/dr में उसके फिर आगे अगर u का अगर लगा दे वो p dot e1 तो फिर उसको p dot de/dx करके एक कैसे? ही बात हो गई कैसे कह रहे सर हो जैसे सर u होता है ना p dot e जो आपने करवाया तो हाँ। उसमें फिर तो उसकी डिफरेंशिएशन कर दे रिस्पेक्ट टू x तो वही तो du किया by वो हाँ जी सर मतलब हाँ मैंने वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएट ही तो किया बस तो इसमें इक्वेटोरियल लाइन का केस भी आ सकता था मैंने एक्सियल लाइन वाला कराया इक्वेटोरियल में भी ऐसे ही कर सकते हो बट सर, एक बार दोबारा समझा दो न्यूमेरिकल शॉर्ट डाइपोल्स इज नॉट अ जनरल फार्मूला सर इसमें आपने यू कैसे लिखा यू का फॉर्मूला क्या था माइनस पी डॉट ई डेरिवेशन कर चुके हैं उसकी तो हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे हम उसको सर शायद नहीं करी डेरिवेशन क्या करी हुई है सर Very. मैं देख अरे हमने की थी जिस दिन टॉक किया था टॉक के बाद यही डेरिवेशन की थी सर की थी सॉरी सर याद आ गया देखिए तो नेक्स्ट इज
कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स बताओ क्या होता है? फ्लक्स समझ में इंग्लिश में नहीं, फ्लक्स का. बिकॉज 11th में भी आपने एक डेरिवेशन की थी, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स. तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज फ्लक्स हम किसको बोलेंगे? फ्लक्स तो इंग्लिश का वर्ड है यार. हम उसको वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स क्यों कहते थे? जो याद है कहाँ डेरिवेशन की थी लिक्विड्स में, जब वो ऑरिफाइस में से पानी बाहर आता है. बाहर निकलने की वेलोसिटी. Flux is basically flow of anything. So electric flux may be deal with the electric field lines, flow of electric field lines from the charges or charge distributions. Important law पे हम पहुंचेंगे, Gauss law पे. Gauss law is one of the 4 fundamental laws of electricity magnetism. कि मैक्सवेल ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आपको 4 लॉज आते हैं तो आपको बाकी और कोई लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनसे हम सब कुछ कर सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है. बिकॉज दैट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू कि आप 4 लॉज के थ्रू पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ सकते हो. Gauss law is one of those laws. Gauss law in electrostatics. Because मैक्सवेल ने किया था कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की 4 इक्वेशन उसने खुद नहीं दी थी, गॉस ने दी, एम्पियर्स ने दी, तो फेराडेज ने दी. उसने कंबाइन करके कहा कि ये 4 इक्वेशंस काफी हैं अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़नी है. तो गॉस डील्स विद बेसिकली फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस. अगर हम बात करेंगे, जब हम कहते हैं सरफेस तो इट्स 3D, 2D की बात नहीं होती. 2D सर्फेसेस कभी भी क्लोज नहीं होते. तो 3D मतलब स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, तो हम 3D सर्फेसेस की बात कर रहे हैं. उसने कहा फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज बेसिकली द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस. कि उस सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी वो फ्लक्स होगा. अगर फील्ड लाइंस उस क्लोज्ड सरफेस से बाहर ज्यादा जा रही हैं और एंटर कम कर रही हैं, मतलब आउटवर्ड फ्लक्स ज्यादा है कि फील्ड लाइंस बाहर ज्यादा जा रही हैं, इनवर्ड फ्लक्स कम है, तो वी कॉल नेट फ्लक्स टू बी पॉजिटिव. कि आउटवर्ड फ्लक्स अगर नेट होगा तो उसको पॉजिटिव फ्लक्स बोलेंगे. सिमिलरली अगर फील्ड लाइंस एंटर ज्यादा कर रही हैं और बाहर कम जा रही हैं तो इनवर्ड फ्लक्स ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फ्लक्स. और अगर जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी लीव करेंगी तो दैट इज कॉल्ड जीरो फ्लक्स. अब फील्ड लाइंस जब हमने पढ़ा तो हमने कहा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड जाएंगे, नेगेटिव पे एंड करेंगी. कितनी फील्ड लाइंस बनानी है दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. कि जैसे उन्होंने कहा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिया, एक चार्ज क्यू दिया एंड दे ड्रॉ सम फील्ड लाइंस फॉर इट. सो उन्होंने 4 फील्ड लाइंस ड्रॉ की जो उससे लीव कर रही थी पॉजिटिव चार्ज से. अगर वो आपको बोलेंगे कि -2q की फील्ड लाइंस बनाओ, तो बिकॉज चार्ज को डबल किया आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी डबल करोगे, आउटवर्ड की जगह इनवर्ड बनाओगे. अब मेरे पास अगर कोई क्लोज सरफेस है, मान लो स्फेरिकल, कि मेरे पास स्फेरिकल क्लोज सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज पड़ा है आइसोलेटेड +5 कूलम. तो इसमें से फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स जाएंगी क्लोज्ड सरफेस से, अंदर आएंगी? बाहर जाएंगी. बाहर जाएंगे सर. रेडियली आउटवर्ड फ्लक्स. तो इसका जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, कि फील्ड लाइंस लीव ही कर रही हैं. अगर मैं इसी के अंदर एक -5 कूलम का चार्ज भी रख देता या -4 कूलम का रख दिया, तो अब नेट फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स? सर Out. आउटवर्ड्स. बिकॉज 5 कूलम से लीव ज्यादा करेंगे, इस पे एंड कम करेंगे बिकॉज ये चार्ज छोटा है. तो आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर मेरे पास क्लोज्ड सरफेस है कोई
अगर उसके अंदर नेट चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। उसके अंदर मैं चार्ज एनक्लोज्ड की बात कर रहा हूं, इसके बाहर कोई भी चार्ज पड़ा हो उससे नहीं फर्क पड़ना। मतलब इसको जैसे मैं -6 कर दूं, ये 5 अंदर पड़ा है 1 बाहर पड़ा है, -6 है, तो नेट चार्ज तो 0 है। आपको नेट चार्ज सिस्टम का नहीं देखना, जो आप क्लोज्ड सरफेस बना रहे हो उसके अंदर नेट चार्ज देखना होता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर उस क्लोज्ड सरफेस जिसके लिए आपने फ्लक्स निकालना है उसके अंदर अगर नेट चार्ज पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे फ्लक्स पॉजिटिव है, उसके अंदर नेट चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स इज नेगेटिव, उसके अंदर नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स विल बी 0। फील्ड लाइंस की टर्म में हम बोलेंगे अगर लीव ज्यादा कर रही हैं एंटर कम कर रही हैं तो पॉजिटिव फ्लक्स, एंटर ज्यादा कर रही हैं लीव कम कर रही हैं तो नेगेटिव फ्लक्स, जितनी एंटर की उतनी लीव की तो 0 फ्लक्स। गॉस ने इसी को एक्सटेंड कर दिया, उसने कहा फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, और फ्लक्स के लिए उसने फॉर्मूला दिया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ds is the surface area, एरिया स्केलर होता है वेक्टर, स्केलर। मैंने फिर वेक्टर साइन क्यों डाला इसके ऊपर, डॉट प्रोडक्ट कैसे ले लिया? अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं इसका मतलब एरिया वेक्टर है, अगर एरिया वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? मान लो मेरे पास ये बुक, ठीक है, लेंथ एल ब्रेड्थ बी, इसका एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? एल बी। है ना? उसकी जो डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर यहां तो ऐसे परपेंडिकुलर इस तरफ या दूसरी तरफ, बट इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर। जैसे आपके घर की दीवार है तो दीवार के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, दोनों तरफ ड्रॉ हो सकती है, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, और इसको हम बोलते हैं दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अब इसको जो मैंने ऐसे लिखा है, इंटीग्रेशन का साइन भी देखो तो मैंने डिफरेंट डाला है। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखता, इसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अगर मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट लेंथ, दैट इज लाइन इंटीग्रल, दिस इज सरफेस इंटीग्रल। फिर मैंने कहा अगर फ्लक्स निकालना है तो सरफेस इंटीग्रल फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। ऐसे सर्कल डालने का मतलब होता है कि आपने क्लोज्ड सरफेस के लिए सॉल्व करना है इसे। तो गॉस ने कहा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज q enclosed by epsilon naught, कि चार्ज enclosed डिवाइडेड बाय epsilon naught, और ये लॉ SI में है। अगर मेरे को इसको CGS में लिखना है तो मैं कैसे लिखूं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वैलिड है, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई से डिवाइड यस लिख सकता हूं ना ऐसे। यस। CGS में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या लेते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1। तो ये गॉस लॉ इन CGS 4 पाई क्यू। SI में लिखेंगे तो 1/epsilon चार्ज इनसाइड इट, CGS में से 4 पाई इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। अब क्वेश्चन उठता है कि हम गॉस लॉ पढ़े ही क्यों, इसका फायदा क्या होने वाला है? कूलम्स लॉ की मेजर लिमिटेशन क्या है? applicable to only point charges. पॉइंट चार्जेस, और डेली लाइफ में पॉइंट चार्जेस तो होते नहीं, चार्ज तो कोई भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं से, मैंने कुछ, अगर आप बुक किसी कॉम्पिटिटिव की बुक कर रहे होगे ना तो उसमें देखा होगा, जैसे ऐसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो इसमें हम करते हैं कि ऐसे स्मॉल चार्ज पहले पॉइंट चार्जेस मान लिया DQ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इधर, फिर इंटीग्रेट किया एंड सॉल्व किया। कि हमारे पास सीधा कोई मेथड नहीं है, अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कूलम्स लॉ सेज
कि आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, पहले एक छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर इंटीग्रेट कर दो। यहां पे गॉस लॉ हमारी हेल्प कर देता है, बिकॉज इसी क्वेश्चन को अगर मैं गॉस लॉ की हेल्प से करूंगा इट बिकम्स वेरी इजी। तो गॉस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। बोर्ड ने हमारे सिलेबस में 2 आर्टिकल्स रखे हैं इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज शीट। कि अगर एक बहुत बड़ी शीट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इनफाइनाइटली लार्ज और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ये 2 बोर्ड के आर्टिकल्स हैं। बट इसके अलावा बिकॉज हमने पोटेंशियल और आगे के कंसेप्ट कैपेसिटेंस पढ़ना है, हमें 2 डेरिवेशंस और करनी पड़ती हैं, चाहे बोर्ड ने नहीं भी रखी सिलेबस में, बट उसके बिना आगे का समझ नहीं आता। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग मटेरियल का स्फीयर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कूलम्स लॉ से नहीं निकल सकता। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ऐसे एक स्फीयर है और ये इंसुलेटिंग मटेरियल क्या चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बताओ कितना है पी पे, तो कूलम्स लॉ कांट फाइंड। बिकॉज अगर मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले लेता तो आप कर सकते थे इसको सॉल्व पॉइंट चार्ज मान के, बट अंदर निकालना है। यहां हमारे पास एक कंडक्टर है, इंसुलेटिंग नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे होना कितना चाहिए वैसे पी पे, कंडक्टर है तो 0 0। हमने उसको प्रूव करना है, 0 क्यों होगा मैथमेटिकली भी। तो जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की बारी आएगी यू नीड गॉस लॉ, बिकॉज कूलम्स लॉ इज फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। और इंपॉर्टेंट लॉ है कॉम्पिटिटिव के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो पार्ट पढ़ा था फोर्स एंड फील्ड, ये बेसिक्स के लिए ठीक है, पर स्कूल एग्जाम में भी, बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो फील्ड के नहीं आते, वो गॉस लॉ से ही शुरू होते हैं। गॉस लॉ, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके क्वेश्चन आते हैं। पर ये तीनों टॉपिक समझ तभी आएंगे अगर फोर्स एंड फील्ड आता है तो। सो पहले ये बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया क्या होता है। अगर मैं मान लो ये वाले लॉ के बारे में आपसे पूछूं, ये बेसिकली इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास इस रूम है, मान लो क्यूबिकल रूम में मैं खड़ा हूं और इसके सेंटर पे चार्ज क्यू पड़ा है, तो फ्लक्स थ्रू दिस रूम कितना होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल वॉल्स ऑफ द रूम। Q by epsilon naught. क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज चार्ज इनसाइड ही देखना है, वो सेंटर में पड़ा है या कहीं और पड़ा है, तो रूम में से टोटल फ्लक्स तो सेम ही आएगा, बट सरफेस पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो सरफेस पे है दैट इज नॉट चार्ज एनक्लोज्ड। मान लो मेरे रूम में ये एक वॉल है, इसके सेंटर पे चार्ज पड़ा है, वॉल के सेंटर पे, तो फ्लक्स थ्रू द रूम कितना होगा अगर वॉल के सेंटर पे चार्ज क्यू है तो। Zero. जो फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी बाहर चली जाएंगे ना सर। तो तो गॉस लॉ इज फॉर चार्ज एनक्लोज्ड। थोड़ी सी मेंटल पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी। अगर वॉल के सेंटर पे चार्ज है तो आप सोच के बताओ मेरे को वो कितने रूम्स उस चार्ज को शेयर कर रहे हैं। 2 rooms. या 2 rooms. 2 रूम्स, अगर साथ साथ वाले दोनों रूम उसको शेयर कर रहे हैं, जैसे मैं अगर ऐसे बनाऊं, मान लो ये वॉल है, इसके सेंटर में चार्ज है, तो इधर वाला रूम और इधर वाला रूम इस चार्ज को शेयर कर रहे हैं।
इस पूरे क्यूब में से फ्लक्स कितना है? Q by epsilon naught एक रूम में से कितना? by 2. Q/2। अब मैं बोलूं यहां चार्ज पड़ा है, मतलब आपके रूम की छत की एज पे, इसको एक सिंगल रूम मानो और यहां चार्ज पड़ा है, इसको कितने रूम्स शेयर कर रहे हैं? 4 4। तो एक रूम में से फ्लक्स कितना? Q by 4 epsilon naught Q by 4 epsilon. अगर यहां पड़ा है चार्ज तो 8 Q by 8 epsilon naught. Q/8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जैसे एचसी में क्वेश्चन दिया उन्होंने कहा मेरे पास एक शीट है, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है Q, इस शीट में से फ्लक्स कितना? इसके नीचे एक रेक्टेंगुलर शीट पड़ी है, Q by 6 epsilon naught. Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कैसे किया? सर जैसे अगर क्यूब होता तो फिर बिकॉज ये वाला एक सरफेस दिया है ना, बस यहाँ चार्ज पड़ा है, तो पूरे क्यूब में से Q/एप्सिलॉन नॉट है, तो किसी एक वॉल में से बताओगे तो Q/6। या जैसे एचसी में उन्होंने क्वेश्चन दिया कि ऐसे चार्ज है और ये हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर में से फ्लक्स कितना? मैं इमेजिनरी अगर इसको कंप्लीट कर दूं तो इस पूरे स्फीयर में से फ्लक्स कितना? Q by epsilon naught. Q by epsilon naught. तो हेमीस्फीयर में Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो थोड़ी सी मेंटल पिक्चर बना के देखनी पड़ती है इस तरह के कंसेप्चुअल करने के लिए। अभी मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा, बिकॉज अभी मैं आपसे पूरे पूरे क्यूब का पूछ रहा हूँ कि जैसे फेस के सेंटर पे पड़ा है या यहाँ पे पड़ा है, तो पूरे क्यूब में से कितना। आपको किसी एक वॉल का भी पूछ सकते हैं कि किसी एक वॉल में से फ्लक्स कितना, तो फिर थोड़ा इतना सिंपल नहीं रहता, बिकॉज कुछ वॉल्स होंगी जिनमें फ्लक्स 0 आएगा, कुछ में नहीं आएगा। जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल है, तो फ्लक्स थ्रू द वॉल कितना? 0. क्यों? नॉर्मल कंपोनेंट ले बिकॉज एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में है, सरफेस एरिया की डायरेक्शन कौन सी थी? Perpendicular. तो ई और डीएस में एंगल 90 90 degree. 90, तो डॉट प्रोडक्ट 0। 0. Yes. आप लॉजिकली सोचो, बिकॉज अगर इसके पैरेलल है तो दैट मींस इसमें सरफेस में से तो पास ही नहीं कर रहा फील्ड, तो इसलिए इससे फ्लक्स 0। या आपको दिया हो से मेरे पास एक ब्लॉक है, क्यूबॉइडल ब्लॉक किसी भी मटेरियल का, एंड इट्स प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स थ्रू दिस कंप्लीट बॉडी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में, इधर भी हो सकता है ऐसे भी, तो फ्लक्स थ्रू दिस बॉडी, हमें इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं दिया, इसके अंदर अगर चार्ज एनक्लोज्ड 0 है तो फ्लक्स 0 आएगा। 0. बाहर वाला फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? जो फील्ड लाइन इधर से एंटर करेगी दूसरी साइड से बाहर चली जाएगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग एंड लीविंग आर सेम। और यू कैन सिंपली से बिकॉज उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स थ्रू दैट विल ऑलवेज बी 0। तो किसी भी सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना है, जैसे मैं आपको बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम दूं, से इलेक्ट्रॉन सेंटर में न्यूक्लियस, फ्लक्स थ्रू S1 पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. Positive. फ्लक्स थ्रू S1 पॉजिटिव, फ्लक्स थ्रू दिस लार्जर सरफेस S2 0. बिकॉज Net charge 0. Net पूरा charge एटम ही 0 अंदर होता आ है. गया। जितने पॉजिटिव चार्जेस है, बोहर्स मॉडल की जगह कोई और भी अगर मैं एलिमेंट लेता, बिकॉज बोहर इज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, बट इसकी जगह अगर मैं बोलूं लिथियम पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव, अब फ्लक्स कितना?
सर अगर लिथियम डाई पॉजिटिव का एटम सरफेस के अंदर है, नेगेटिव देन फ्लक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। बिकॉज लिथियम Positive. डाई पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो प्रोटॉन्स 3 है, तो नेट फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। सो कभी भी आपको सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव फ्लक्स बताना है, बिकॉज बुक में देखोगे तो बोर्ड में तो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको जैसे फ्लक्स की रेशो निकालने के लिए कह देते हैं। मान लो ऐसे चार्जेस दिए उन्होंने कि यहाँ पे एक चार्ज है -3 कूलम, यहाँ पे +1 कूलम, +5 कूलम, -7 कूलम, +4 कूलम, ऐसे चार्जेस दिए हैं बहुत सारे, है ना। फिर वो आपको ऐसे कुछ भी आर्बिट्रेरी रैंडम से सरफेस बना के दे देते हैं। S1 और S2 के फ्लक्स की रेशो बताओ। S1 के अंदर नेट चार्ज कितना है? -9 +6, -7, सॉरी -6, बिकॉज इसके अंदर देखना है, तो इसके अंदर 3 चार्जेस हैं, 1, 2 एंड 3, -10 +4 -6, तो फ्लक्स कितना हो गया? -6 बाय एप्सिलॉन नॉट। S2 के अंदर नेट चार्ज कितना है? S2 के अंदर -9 फ्लक्स इज -9 बाय एप्सिलॉन नॉट, और रेशो निकाल दो, बस खत्म। वो कोई भी सरफेस दे दें आपको आर्बिट्रेरी, मतलब जो उनका दिल करता है वो सरफेस दे दिया, इसके अंदर नेट चार्ज कितना? -2, तो -2 बाय एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाले चार्ज कभी फ्लक्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब मेरे पास अगर ऐसे क्लोज सरफेस है और यहाँ चार्ज पड़ा है 2 कूलम, यहाँ पे -1 कूलम, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका फ्लक्स 0। You always have to see charge enclosed inside it. Clear है ये पॉइंट? ठीक है, सबको समझ में आया कैसे करना है? बिकॉज इसका लॉ भी लिखेंगे, एप्लीकेशंस भी करेंगे। अभी बेसिक बता रहा हूँ कि बेसिक फ्लक्स होता क्या है, कैसे निकालते हैं। उसके बाद फॉर्मूलाज तो आ जाएंगे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का निकालो या शीट का निकालो, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एचसी में अगर आप देखोगे तो अलग से चैप्टर ही है गॉस लॉ, बिकॉज आपको जैसे मैंने कहा था 53 तक क्वेश्चन कर सकते हो, 53 के आगे पोटेंशियल के क्वेश्चन है, वो नहीं करेंगे हम, वो गॉस लॉ के बाद आएगा। तो गॉस लॉ देखोगे तो अगले चैप्टर का नाम ही गॉस लॉ है, सिर्फ गॉस। एचसी में भी शायद, सॉरी रेसनिंग में भी शायद गॉस लॉ अलग ही चैप्टर होगा, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने इसको अलग यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं हम। So again, first rate electric flux. Electric flux. So again, rate electric flux is the measure of. Electric flux is the measure of number of electric lines of force. Number of electric lines of force number of field lines passing through a given surface. Passing through a given surface. So इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बाद क्या बोला? Number of electric field lines or electric lines of force passing through a given surface. For closed surfaces. For closed surfaces, the field lines entering are taken as positive, and field lines leaving are taken as negative. And field lines leaving are taken as negative. Mathematically, electric flux through a closed surface is the surface integral of electric field. Same The repeat करिए, electric surface flux.
through a closed surface is the surface integral of electric field. Is the surface integral of electric field. Is the surface integral of electric field. There is phi. Phi इसका symbol होता है. There is phi is equals to इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर सर्कल which signifies closed surface. Phi is equal to integration of E dot ds. For closed surfaces, flux can be. For closed surfaces, flux can be positive, negative, or zero. For closed surfaces, flux can be positive, negative, or zero. Flux can be positive, negative, or zero. First, to write positive flux. If the electric field lines entering the closed surface are less than electric field lines leaving the surface, the net flux is outwards and is called positive flux. Net flux is outwards and is called positive flux. Or if charge enclosed inside that closed surface is positive. Charge enclosed inside that closed surface is positive, then flux is positive. Next is negative flux. If the number of electric field lines entering the closed surface, if the number of electric field lines entering the closed surface are more than electric field lines leaving the surface, the net flux is inwards and is called negative flux. Or if net charge inside the closed surface, is negative, then flux is said to be negative. Zero flux. Zero flux. Zero flux. If the number of electric field lines entering and leaving
the closed surface are equal, then flux is said to be 0, or if charge enclosed inside the closed surface is 0, then flux is 0. Next is Gauss law. Gauss law. It states that surface integral of electric field for any closed surface surface integral of electric field for any closed surface is the measure of electric flux. सर It is रिपीट करना always लाइन surface integral of electric field for any closed surface. Surface integral of electric field for any closed surface is the measure of electric flux and is always equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed inside that surface. Charge enclosed inside that surface. Charge enclosed inside that surface. There is integration of E dot ds is equals to डिफरेंट बुक्स ना डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करती हैं कई बारी यहाँ पे सर्कल डालने की जगह वो ऐसे भी लिख देते हैं दिस ऑल्सो मीन्स क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन के साइन के नीचे सी लिख देते हैं दैट सिग्निफाइज कि क्लोज्ड सरफेस के लिए लिखते हैं दिस इज इन सीजीएससी सर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की भी यूनिट चेंज करनी है। ई डॉट डी एस हमने वहां पे कोई यूनिट थोड़ी लिखे हैं मतलब वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है एसआई में अगर लॉ बन रहा है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो सीजीएस में सिर्फ मतलब मैंने फॉर्मूला ही बदला जब आप सीजीएस में लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीजीएस में लेना है जब एसआई में लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एसआई में लेना है सिमिलरली सरफेस एरिया एसआई में लिखोगे तो मीटर स्क्वायर सीजीएस में लिखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर ओके सर। नेक्स्ट टू राइट applications of Gauss law. Gauss law is generally used. सिर्फ लिखूंगा किस लिए हम करेंगे अगली बारी. Gauss law is generally used
Gauss law is generally used to find the Gauss law is generally used to find the electric field intensity due to symmetrical charge distributions. Symmetrical charge distributions like electric field intensity due to infinitely long wire or the सर electric डिस्ट्रीब्यूशन की field बात क्या बोला था? to find the electric field intensity due to symmetrical charge distribution. For example, to find the electric field intensity due to find the electric field intensity due to infinitely long wire or infinitely large sheet, etc. or infinitely large sheet, etc. So इसके आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे. अभी बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जैसे हम कह रहे हैं फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, तो जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्लोज सरफेस तो नहीं दिया होगा ना, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दे दी, तो हमने कौन सा क्लोज सरफेस मानना है ताकि उसका फ्लक्स हम इजीली निकाल पाए या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए. उसके लिए कुछ रूल्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा कि उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम क्लोज सरफेस चुना करेंगे कि हमने सिलेंडर लेना है या हमने स्फीयर लेना है या हमें क्यूब लेना है. तो कैसा सरफेस लेना है दैट डिपेंड्स ऑन कि हम किस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं. उस अकॉर्डिंगली हमें क्लोज सरफेस एज्यूम किया करेंगे. सो दैट कम्स इन द नेक्स्ट क्लास. अभी मेरे को ये बताओ, आप में से कितने लोग कल ऑफलाइन टेस्ट देने आ सकते हो या ऑनलाइन देना है अभी, बिकॉज मेरे को कुछ पेरेंट्स ने कहा कि अभी ऑनलाइन ही ले लो 2-3 हफ्ते. सो इसलिए मेरे को बता दो कितने लोग ऑफलाइन आना चाहते हो या आ सकते हो, कि सबने ऑनलाइन ही देना है. अभी मेरे को मैसेज करके बात बता दो चाहे क्लास के कि ऑफलाइन अगर किसी ने देना है तो फिर मैं टाइम बता दूंगा. इसमें देख लेना आज वाली क्लास में कोई डाउट रह गया हो तो नहीं समझ आया तो मेरे से अभी पूछ लो, अभी कोई डाउट है तो. सर वो प्लीज आप क्यूबाइड वाला एग्जांपल रिपीट कर दो सर, मेरा नेट स्लो गया था उस टाइम पे. कौन सा? सर जो क्यूबाइड ने आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया, फिर आपने जो वॉल में नहीं बताया था वो किसमें? कल दोबारा बताऊंगा मैं. वॉल के सेंटर में बेसिकली वो केमिस्ट्री में आपने वो पढ़ लिया स्ट्रक्चर्स एफसीसी बीसीसी. नहीं सर, सॉल्यूशन से स्टार्ट किया है सर अभी सेकंड चैप्टर से. तो बेसिकली हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो चार्ज है, मतलब जैसे दीवार है, दीवार में अगर मैंने चार्ज रखा तो वो एक दीवार कितने लोग कितने रूम्स शेयर कर सकते हैं. अगर आपके रूम की एक दीवार है तो कितने रूम्स उस दीवार को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम? सर 2. हम्म. सर 2 सर मैक्सिमम. हाँ, मैक्सिमम कितने रूम उस दीवार को शेयर कर सकते हैं? दीवार को 2 ही होते हैं सिर्फ. यस सर. वही तो. साथ वाला कमरा, वही अगर मैं एक कोने में रख दूं एज पे यस सर. तो कितने रूम शेयर करेंगे? बिल्कुल कॉर्नर है, मतलब डायगोनली कॉर्नर है तो 8 रूम शेयर करेंगे. यस सर. वॉल का टॉप पॉइंट है तो 4 रूम शेयर करेंगे. तो उस हिसाब से हम फ्लक्स निकालते हैं. मैं देखूंगा उसका, मेरे को कोई एनिमेशन मिल गई तो इजीली समझ आ जाएगा, बट सर्च करनी पड़ेगी उसकी अगर एनिमेशन होगी तो वही. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर. एंड ये वाला आज वाला पार्ट पढ़ के देख लेना. अब टेस्ट का कल कुछ बच्चों ने तो ऑफलाइन देने आना है 11 to 12. सो वो एक टाइम तो है ही है, बट ज्यादा लोग होंगे तो मैं एक टाइम और दे दूंगा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल में जैसे अगर आर की वैल्यू 0 डालें तो फॉर्मूला से गलत आ रहा था आंसर. 0 आ रहा था लेकिन वैसे नहीं होता 0. मतलब हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया ना दैट इज नॉट फॉर बिटवीन द टू चार्जेस. आर इज इक्वल टू 0 तो बिटवीन द टू चार्जेस हो गया ना. यस सर. हमने आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग ही निकाला है वो फॉर्मूला. ओके सर, मतलब अगर डाइपोल के बीच में जैसे तो आप r इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो r इज इक्वल टू 0 तो हो गया, वो एक्सियल लाइन पे भी आ गया और इक्वेटोरियल पे भी आ गया.
यस सर। तो वो लाइन ज्वाइनिंग वाला नहीं किया हमने, बाद वाला ही निकालना होता है सिर्फ। ओके अगर टेस्ट ऑनलाइन होगा तो वो कैसे होगा सर कल? ऑनलाइन हाँ। होगा तो अगेन उसको मैं आपको 12 बजे एग्जैक्ट सेंड कर दूंगा और 12 से 1 आपको देना होगा। ओके सर। तो 1 बजे तक उसको सॉल्व करके फिर अगेन वैसे ही स्कैन करके भेजोगे, फोटो खींच के जैसे भी भेजो। बट एक फाइल भेजना, मतलब वो 6-7 पेजेस ना भेजना, सिंगल फाइल बना के भेजना। वो पीडीएफ। हाँ पीडीएफ, जैसे आप असाइनमेंट सेंड करते हो तो असाइनमेंट में तो कई बार वो 6-6 पेजेस अपलोड किए होते हैं, बट उसकी सिंगल फाइल बना देना, बिकॉज मेरे को उसको आईपैड पे ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर वो आईपैड पे चेक होता है एप्पल पेंसिल से। तो वो सिंगल फाइल हो तो ठीक से ट्रांसफर हो जाती है, नहीं तो एक एक फाइल ट्रांसफर करनी पड़ती है वो एयर ड्रॉप करके। नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर इसके आगे। और कल टेस्ट, डाउट्स हो तो मेरे से टाइम लेके कल आ सकते हो, पूछ लेना मेरे से किस टाइम आना है।